अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है? बहुत ज़्यादा गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजने में उन तमाम लोगों को मुश्किल है जो आपके भी उठने से पहले आपको एटलीस्ट 5-6 पोस्टों के जरिए सुबह बखैर, हैव अ गुड डे, उसी बात की खुशी है, गुड मॉर्निंग के मैसेजेस, उसी बात की खुशी है। वरना कुछ मैसेजेस आप खुद भी भेजते होते हैं शायद, या फिर कोई मीडिया डाउनलोड होना होता है, एनीथिंग, इट्स नॉट वर्किंग। अच्छा, ये सूरत हाल इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी गमगीन हो चुकी है कि हमें हंसी आ रही है। और वो जो इंटरनेट में रुकावटें और कुछ भी ना करने के इंटरनेट काबिल रहने का मामला अब उरूज पर पहुंच गया है। दिस इज द पीक ऑफ इट। और आई डोंट इवन नो व्हाट टू से, यू नो, क्योंकि ऑब्वियसली हम सारे डिस्टर्ब हैं इस चीज़ से, मिलियंस ऑफ पीपल इन पाकिस्तान। लेकिन जब कोई इसकी जिक्र हो, किसी अथॉरिटी से इस पे बात हो, तो उनका यही कहना होता है कि जी सब कुछ तो ठीक चल रहा है। एक तो समझ नहीं आती ना कि कितनी डिविजन्स है। आप लोग कौन से पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ पे ठीक चल रहा है, और हम कौन से पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ ये कुछ नहीं ठीक चल रहा है? इसलिए कभी कभार सॉरी लगता है कि हम इस बारे में जब बात करते हैं, पूरे सेगमेंट्स करते हैं, और फिर वैसे ही सुबह आती है तो हम इस पे बात करना स्टार्ट हो जाते हैं। वी शुडंट, बिकॉज इट हैज बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड नोबडी इज लिसनिंग। या तो कोई प्रॉपर, कोई एजुकेटेड जवाब मिले कि जी ये मसले हैं और इस वजह से नहीं हो रहा। और आए दिन ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर, हफ्ते में 2 बार जो तो ऐसा सिलसिला होता है जो कि 2-3 दिन चलता है। अच्छा जी, एजुकेटेड जवाब इज द राइट टर्म हुमा, क्योंकि इससे पहले तो हमें पता है कि एहतजाज था, वो तो अब हमने अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार कर लिया है। प्रोटेस्ट हो, एहतजाज हो, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं, इससे डोंट वरी अबाउट दैट। की एक्टिविटी हो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मीडिया आना जाना व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम, इवन टिकटॉक, कोई भी आप मीडिया उठा लें, कोई भी आप ऐप उठा लें, वो चलना बंद हो जाएगी। अभी तो कुछ नहीं हो रहा। अभी इत्तलात हैं, अखबारी इत्तलात हैं कि जी फायरवॉल का दूसरा तजर्बा हो रहा है, यानी उसकी दूसरी आजमाइश है। तो अगर आप अपने तय हमें ये तफसील से आकर आपकी मिनिस्ट्री में से, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से, वजारत दाखिला में से, वजारत इंफॉर्मेशन में से कोई आकर बता दे कि भाई ये किया जा रहा है, इतना वक्त लगेगा, इसके बाद मामलात नॉर्मल हो जाएंगे, तो हमें भी कुछ तसल्ली हो। इससे और ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है कि जब आप किसी से बात करें वो कहे नहीं ये तो सब ठीक चल रहा है। नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, और उसके बाद बताने के लिए कि सब कुछ ठीक कर रहा है ट्वीट कर देते हैं, वो वैसे ही नहीं चल रहा। मतलब इट्स आई एम सॉरी, इट्स अ जोक, ये एक मजाक है। और आप ये कह रहे थे एक और एक्सपेरिमेंट चल रहा है, द होल, कभी कभार लगता है पूरा मुल्क एक एक्सपेरिमेंट पे चल रहा है, क्योंकि इतनी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो आप कहीं नहीं सुनते और आए दिन हो ही चली जा रही होती हैं। अफसोस की बात यह है कि वी हैव टेकन देम इन स्ट्राइड। हम जिंदगी जी रहे हैं, इर्द गिर्द ये सब कुछ हो रहा है। So, ये भी एक जरा प्रॉब्लम है कि वी शुड प्रोटेस्ट वेयर प्रोटेस्ट आर नीडेड। की बात हो ही रही है तो हम इसमें हम आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे, एक तजर्बा किया, नए खिलाड़ी भी आपको पता आए हैं, और हम वो एक्सपेरिमेंट कामयाब होते हुए मैच जीत गए। जिम्बाब्वे के खिलाफ मौका मिलने वाले नौजवान खिलाड़ियों ने लगाया है मौके पर चौका। अब्दुल्ला की शायरी पहले मैच में होम टीम को 57 रन के बड़े मार्जिन से हराकर सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल की है। पहले बैटर्स ने 4 विकेटों पर 165 रन का मजमुआ सजाया। ओपनर जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। साइम अयूब 24, उस्मान खान 39 बनाकर आउट हुए। दोनों बैटर्स का स्ट्राइक रेट था 130। उसके बाद जनाब मिडिल ऑर्डर में हमारे आए तैयब ताहिर, इन्होंने 156 के स्ट्राइक रेट से 39 रन बनाए। इरफान खान ने 180 के स्ट्राइक रेट के से 27 रन बनाए, नॉट आउट रहे। कप्तान की जिम्मेदारियां संभालने वाले सलमान आगा 19 गेंदों पर 13 रन बना सके, उनका स्ट्राइक रेट कम था 68 के करीब। फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमाल दिखाया और 108 रन पर टीम को किया पेविलियन वापस चलता किया बेसिकली। तो बड़ा ही ज़बरदस्त एक्चुअली ये मैच रहा, जिन्होंने देखा इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और एक तो आपको पता है कि जब हम जीत रहे हो तो वैसे ही खुशी हो जाती है, हमारी जीतने का भी एंड तक पता थोड़ी होता है, तो हम इंतजार में ही बैठे रहते हैं। बट दिस स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए तो इट वाज सो गुड कि उसी से एक अंदाजा हो गया था कि द बॉयज आर इन फॉर्म। सलमान थोड़ा सा डाउन रहे, बाकी तो एवरीबॉडी डिड वेल। सुफियान और अबरार ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। 2 विकेटें जो हैं हारिस रऊफ ने ली हैं। दूसरा मैच मंगल को खेला जाएगा जियो सुपर पर, आपको पता है। आपने ये मैच कहाँ देखने? ओनली ऑन जियो सुपर। हमारे साथ सारे ही लोग मौजूद हैं। और उसके अलावा
और उसके अलावा जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला है, हाँ, उसका भी आपको जरा अपडेट करना है, बिकॉज वो हम आपको वीकेंड पे छोड़ के गए थे कि उसका कोई फैसला होना है, बातचीत होनी है। तो आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। भारत से मैचेस कहाँ और किन शराइत पर खेले जा सकते हैं, वो भारत पाकिस्तान नहीं आता तो आइंदा 3 साल के लिए पाकिस्तान टीम भी भारत नहीं जाएगी। पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने नया फॉर्मूला रख दिया है, द थिंग्स दैट वी वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। पाकिस्तान ने तय कर लिया है कि इंडिया की इजारादारी नहीं चलेगी और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वाजे कर चुके हैं कि अब हर मामला बराबरी की बुनियाद पर तय होगा। अब उनका क्या कहना था, ये देखें। हम अपने स्टांस में अभी भी क्लियर हैं कि ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा और हम उसमें आईसीसी को बड़ा क्लियर बता चुके हैं। तो आगे जो फाइनल बोर्ड मीटिंग में होता है वो आपको आगाह कर दें। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे कि खाली बस पैसों की बुनियाद पे बिक जाएं कि ये कर लें, ऐसी चीज़ कोई नहीं होगी, ना होनी है। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा वो करके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। अब एक पार्टनरशिप के तहत प्लान लाने की बात की जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होने वाला ये पार्टनरशिप फार्मूला 3 बरस तक रहेगा। पाकिस्तान ने इस फार्मूले को होस्ट एग्रीमेंट का हिस्सा बनाने की शर्त भी रखी है। आईसीसी समेत अगर भारत और पाकिस्तान इस फॉर्मूले पर मुत्तफिक हो गए तो बात आगे बढ़ सकती है। आईसीसी पर ब्रॉडकास्टर्स का पाकिस्तान और भारत के मैच कराने के लिए बहुत दबाव है, स्पॉन्सर्स का है, एडवर्टाइजर्स का है। खुद भारत को भी बहुत ज़्यादा माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब ज़राए का ये कहना है कि भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान के दिए गए फार्मूले पर थोड़ा वक्त मांग लिया है, थोड़ा सा वो भी हिलें। एक्चुअली हुआ ये है, आईसीसी भी बहुत परेशान है और वो भारत से कह रहा है जाके भाई आप अपनी हुकूमत से बात करें और अगले 3 साल के लिए वो तो कह रहे हैं ठीक है हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप नहीं आना चाहते आप ना आए, लेकिन फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स आपके यहाँ जो भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट है आईसीसी का हम उसमें नहीं आएंगे। पाकिस्तान का मैच आप इसी तरह किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करा लिया करें। पिछले 7 साल से तो देख ही रहे हैं कि जब पाकिस्तान इंडिया का किसी भी अंडर एनी चैंपियनशिप अगर इन लोगों का मैच का हो तो कुछ ना कुछ रौला होता है, विच इट्स वेरी अनफेयर नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट ऑल्सो फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज कंपीटिंग। अच्छा जी, सुहेल इमरान साहब, फैजान लखानी साहब और राशिद लतीफ़ हमारे साथ है। राशिद भाई, आपसे बात इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपने कहा था कि ये 2-3 दिन जो है बात डिले होनी चाहिए और जय शाह भी बीच में फिर तब तक अपना ओहदा संभाल चुके होंगे। क्या लग रहा है ये फॉर्मूला एक्चुअली इज दिस द ओनली वर्केबल सोल्यूशन जो इस वक्त नजर आ रही है? देखें, 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो ठीक थी कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन अब जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आपने अभी क्लिप दिखाई उसमें पाकिस्तान का नाम लिया नकवी साहब ने, लेकिन दुबई में जो क्लिप है उसमें उन्होंने क्रिकेट की बात की है कि क्रिकेट को हम बचाना चाहते हैं, क्रिकेट को हम ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट की तो बात ही नहीं थी, यहाँ पे नेशन की बात थी, यहाँ पे इज्जत की बात थी। वो मेरे ख्याल से हम लोग मुझ समय हम लोग इतने उसूली नहीं है जिसकी वजह से दूसरे लोग हमारी वीकनेस के ऊपर अटैक करते हैं। तो अब जय शाह आ गए तो हम दुबई में क्यों बैठे हुए? फिर हम इतने स्ट्रांग हैं तो हम लाहौर में बैठे और जय शाह को बुला सकते हैं। वो तो आईसीसी का अभी चेयर कर रहा है, अब तो बीसीसीआई करनी है ना, तो हम क्यों एक हफ्ते से दुबई में बैठे हुए हैं? ये मुझे मेरे दाती राय है कि वीक ग्राउंड पे हम लोग हैं। और जहां तक बात है दूसरे ममालिक की, अब बीसीसीआई को तो हम साइड पे कर देते हैं, दूसरे ममालिक हमारे फेवर में नहीं लग रहे क्योंकि हमने जो बात की रेवेन्यू की उसमें वो शेयर करना नहीं चाहते। अगर हम 5.75% ईयर का लेते हैं, साल का लेते हैं, तो कौन शेयर करेगा? ईसीबी भी नहीं करेगा और दूसरे ममालिक भी नहीं करेंगे, तो हमें फिर इंडिया के साथ ही करना पड़ेगा ना। और दूसरी मेरी जितनी भी इतलात है उसके मुताबिक भारत इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं है कि पाकिस्तान ना आए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस दफा अभी नहीं तो कभी नहीं वाली जो पॉलिसी है उस पर आजमाना पड़ेगा, वरना ये सिलसिला कभी भी नहीं रुकेगा। अभी लग तो रहा है कि ये मुद्दा सामने रख दिया गया है, अब इस तरह तो नहीं चल सकता कि चटपी मेरी पटपी मेरी सब कुछ ही मतलब, और इसके अलावा भी एक इसका हिस्सा है ना। सो फैजान, आप हमें बता सकते हैं कि क्या इत्तलात हैं भारत को? हमारी इत्तलात के मुताबिक तो कुछ इस्तराब है, आईसीसी भी परेशान है जब पाकिस्तान ने ये कहा कि अगले 3 साल के लिए ठीक है आप नहीं आ रहे, एक पार्टनरशिप फार्मूला ऐसे बनाते हैं, आप हमारे यहाँ ना आए, हम आपके यहाँ ना आए। वैसे इस पे किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं होनी चाहिए थी, इट मेक्स सेंस। आप नहीं आ रहे तो हम कैसे आ सकते हैं? तो ऑब्वियसली जवाबी फायर में यही होना था कि चलो हम भी नहीं आएंगे।
देखें इसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सबसे अहम तथ्य था वो ये था कि ग्रुप मैचेस तो अपनी जगह, अगर नॉकआउट राउंड में पाकिस्तान अगर आगे आता है तो पाकिस्तान इंडिया में अपने मैचेस नहीं खेलेगा, वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। उसी तरह वही शर्त भारत भी मुतालबा करता रहा था कि अब नॉकआउट फाइनल सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अब जो प्रपोजल दिया है, जिसको प्राइवेसी फॉर्मूला का नाम दे रहा है, अब उसमें यही कहा है कि अगर इंडिया अपना नॉकआउट के फाइनल खेलने नहीं आता पाकिस्तान, तो हम भी फाइनल अगर क्वालिफाई करते अगले इवेंट से, जो देखिए पहले तो भारत बड़े प्यार से मानने को तैयार था, क्योंकि उसको पता था कि इसके जो अगले इवेंट है वो पार्टनरशिप पर है, वो को होस्ट उनके साथ मौजूद है, तो वो कह सकता था कि हम अगले मैचेस ठीक है को होस्ट के पास करवा दें। बट इंडिया अपने नॉकआउट और फाइनल अपने कंट्री में करना चाहता था, जो 2026 का खासतौर पर T20 वर्ल्ड कप जो सिलेक्ट हो सकता है उसके लिए। तो अब इंडिया को यहाँ पे थोड़ा सा झटका लगा कि अब जो पाकिस्तान ने ये क्या बात कर दी कि ऐसा फाइनल के लिए भी हम ना आएंगे, तो यहाँ आके थोड़ा BCCI प्रेशर है। और यही वजह है कि अब तक फैसला नहीं हो सका। बड़े इंडियन मीडिया ये दावे करता रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरेंडर कर दिया, अगर सरेंडर किया था PCB ने तो अब तक फैसला, तो फिर फैसला हो जाता ना। फैजान, आपकी आवाज हम तक जरा कम पहुंच रही है। मीनवाइल हम सोहेल भाई के जी, फैजान आपकी आवाज हम तक जरा कम पहुंच रही है, आप उसको प्लीज फिक्स कर लीजिए। इतनी देर हम सोहेल इमरान के पास जाते हैं। सोहेल, आप बताइएगा आपके पास क्या इत्तलात हैं? इत्तलात तो बहुत सारी हैं और ऐसे में हर शख्स ये दावा कर रहा है कि उसके पास ही मुसद्दका इत्तलात हैं, लेकिन आपके पास होती भी हैं। आपके पास भी होती हैं। तो क्या लग रहा है आपको, ये मामला कब तक सेटल होगा? अब जयशाह भी आ गए हैं, 2 दिसंबर है जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अब्दुल्ला और उमर, बड़ा ट्रिकी सा मामला हो चुका हुआ है इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान का जो वफ्द था, जो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सरबराही में मौजूद था UAE में, वो भी वापस आ चुका हुआ है। चाहे आप इसको UAE में नेशनल हॉलीडे करार दे दें, चाहे इसको कह दें कि वीकेंड था, मामला हल नहीं हो सका, लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसमें इंडिया की फिर एक मरतबा हट दर्मी है कि जिसकी वजह से ये मामला जो है वो फिर लटका हुआ है। 2 दिन पहले बड़ी उम्मीद बंदी थी और बड़ी अच्छी मूव्स खेली थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बराबरी की सतह पर बात करते हुए होस्ट एग्रीमेंट का हिस्सा बनाने पर जोर दिया कि उसको हिस्सा बनाया जाए, और वो हिस्सा बनाना एक काबिल कबूल चीज़ है इस वजह से थी, और उस पर जोर इसलिए दिया गया कि माजी में बड़ा तलख तजर्बा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बिग 3 के मामले के ऊपर। तब भी एक सादे कागज पे लिख के दे दिया गया था कि हम पाकिस्तान आकर इतनी सीरीज खेले, और उसको ऑनर नहीं किया गया था। उस तजर्बे को सामने रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इसको होस्ट एग्रीमेंट का हिस्सा बनाया जाए। अब 2 रोज पहले तक जब ग्रेग बार्कले और जेफ ऑल्ड्राइस थे वहां पर, उनके पास कमांड थी, उस वक्त तक तो यही लग रहा था कि इंडिया पर जोर दिया जाएगा ICC की जानिब से और ये मामला हल होता हुआ दिखाई दे देगा और हो जाएगा वीकेंड के ऊपर, लेकिन ऐसा मुमकिन हो सका। दौरान नए चेयरमैन आ जाते हैं ICC के जयशाह। अब बड़ा उनके लिए भी बड़ी ट्रिकी पोजीशन होगी इसके ऊपर। राशिद भाई भी बड़े अच्छे अंदाज से तबसरा कर सकते हैं कि 2 रोज पहले वो सेक्रेटरी BCCI जयशाह थे, वो उनको ICC कह रहा था। अब ICC की नशिस्त के ऊपर आ गए, तो अब ICC के चेयरमैन की हैसियत से जयशाह कैसे फोर्स करेंगे अपने बोर्ड को, भारत को जिससे उनका ताल्लुक है कि जी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है उसको माना जाए। इसी वजह से मामला जो है वो इल्तवा का शिकार है। फिर इतलात आना शुरू हो गई हैं कि उस मुआहदे में जो 3 साल का किया जा रहा है उसमें फाइनल को शामिल नहीं किया जा रहा, और उसी के ऊपर मामला लटका भी हुआ कि अगर इंडिया की टीम फाइनल में पहुंचती है तो वो फाइनल के लिए भी ट्रैवल करके पाकिस्तान ही आएगी, तो उसको हिस्सा न बनाया जाए। ये कैसे मामलात है जिनकी वजह से मामला एक मरतबा फिर लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसी दौरान भी शायद हो गया मामला हल। अगर फाइनल तक बात पहुंचती है, दोनों ममालिक की टीमों में से कोई भी पहुंचता है, हम ये मुसिर हैं कि अगर हम पहुंचे तो हम इंडिया नहीं जाएंगे, और इंडिया तो जाहिर है पहले ही हमारे यहाँ नहीं आता है। मामला शायद यहाँ पे अटका हुआ है, और हम ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हैं कि जयशाह अचानक से अब मतलब वो अपनी BCCI की टोपी उतारेंगे और ICC की टोपी पहन लेंगे और बहुत ही न्यूट्रल अंदाज में कोई फैसले शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। कल की जिस चीज के लिए वो अपने यहाँ बात कर रहे हो और बड़ा फोर्सफुली एक आर्गुमेंट पेश कर रहे हो, अगले दिन आके उसके अगेंस्ट बात करना स्टार्ट हो जाए, इट्स नॉट ह्यूमन नेचर, मतलब इस तरह हो नहीं सकता। राशिद भाई, क्या लगता है आपको, मतलब हम ये जयशाह से मेरा ख्याल है ना ही एक्सपेक्ट करें सारे कि वो अचानक अपनी वो वाली कैप उतारेंगे और ये कैप पहन के और फिर एक न्यूट्रल निगाहों से मामला देखना शुरू कर देंगे।
देखिए, हमें तो पूरे वर्ल्ड जितने भी पाकिस्तान वर्सेस बीसीसीआई नहीं है, पाकिस्तान वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है, तो इसमें हमें बड़ा सख्त लाएअमल तैयार करना पड़ेगा। वो खेल हमसे इसलिए रहे हैं कि हमारी हमेशा से वीक डिप्लोमेसी रही है, वीक डिप्लोमेट्स रहे हैं, जो कि जिस कंट्री में होते हैं वहीं पे काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से ईसीबी ने अभी 2 दिन पहले ही बैन कर दिया है अपने प्लेयर को पीएसएल के लिए। ये आपको एक लेसन दिया है उन्होंने, तो हमें समझना चाहिए हम क्यों दुबई में बैठे। मेरा फिर सवाल यही है, जब देश आ चुका है तो आप अगर स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं, जो मैं समझता हूँ, आप उनको आने दो। एक दफा रिफ्यूजल भी दे ना, हाई बर्ड से आप फ्यूजन पे आ गए, लेकिन आप रिफ्यूजल पे क्यों नहीं आ रहे? तो ये पॉइंट्स हैं जो कि पाकिस्तान अवाम को इनको बताने पड़ेंगे। तो हमेशा से यही हुआ है कि हमारे जितने डिप्लोमेट्स ने हमें धोखा ही दिया है, तो हम चाहते हैं कि इस दफा कोई ऐसा अमल हो जिससे कौम को एक खुशी मिले। ये क्रिकेट से बढ़कर बात है, और हम अब क्रिकेट के ये हमारे मुल्की और कौमी वकार की बात है। अब अच्छा, मतलब अगर कोई ये कहे कि नहीं जी खेल की बात है, आपके ये कहने का मतलब है कि मोहसिन नकवी जितने स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान में बैठे हुए स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि हम क्या चीज मानेंगे और क्या नहीं, वो अब जाके नहीं देने जी स्टेटमेंट नहीं देने इनको। कोई बीसीसीआई का स्टेटमेंट आया, देखें पॉलिटिकल बात हो जाएगी। हमने कुछ गलत स्टेटमेंट दिए जो करने के बाद अफगानिस्तान को हमने इन्वॉल्व किया है। कल अफगानिस्तान को अगर मना कर देते हैं तो हम क्या करेंगे? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि डिप्लोमेटिकली काम करना पड़ता है। आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कल एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा है कि ऐसी बातें की हैं, तो वो तो अभी सिचुएशन देखे ना अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान अगर कल को खड़ा होकर मना कर देता तो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि हम That's a very very important point. That's a very valid point, क्योंकि और अफगानिस्तान आपको पता है कि they owe a lot of their cricket to India as well, तो वो काफी वहाँ की भी बीसीसीआई की भी सुनते हैं। Accept it or not to Pakistan as well. So फैजान, अब आप बताइएगा, हमारे पास एक राशिद भाई ने इससे पहले एक लिस्ट भी शेयर की थी कि 26/11 के बाद से मुतअद्दिद दफा पाकिस्तान भारत में जाकर खेल चुका है, जो बायलैटरल सीरीज भी हैं, आईसीसी के इवेंट्स भी हैं। मतलब अब काफ़ी हमने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर लिया है इस मामले को सेटल करने के लिए, लेकिन एक ही तरफ से तो नहीं सिर्फ गाड़ी चल सकती ना, अगर एक ही पहिया चल रहा और दूसरा नाकारा हो। तो वैसे राशिद भाई, इस पे आप अपना कुछ ज़रा ओपिनियन दें, हम क्योंकि आपने लिस्ट शेयर की थी और ये मुझ तक भी पहुंची है। देखें ना, पहले जो इशू बना था पाक भारत सीरीज का, वो जुलाई में 2008 में एशिया का पाकिस्तान में हुआ है और वो आए थे। उसके बाद नवंबर में 26/11 होता है। उसके बाद लगा कि हम लोग आपस में कभी भी नहीं खेलेंगे, लेकिन 2011 में बॉम्बे गए, वहाँ पे गए हम, सेमीफाइनल खेला। 2012 में वनडे सीरीज खेली, 2013 में T20 सीरीज खेली बायोलेटरल, 2014 में ख्वातीन का वर्ल्ड कप खेला, 2016 में T20 वर्ल्ड कप खेला, 2018 का एशिया कप मूव हो गया इंडिया से दुबई चला गया, क्योंकि उसमें हम भी एग्री नहीं कर रहे थे। 2023 का वर्ल्ड कप जो अभी हाल ही में हुआ, वो हमने जाके खेला। तो पाकिस्तान ने तो अपने फुलफिल किए, वो नहीं आए पाकिस्तान। हमने आईसीसी के और बायोलेटरल सीरीज के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन थे उसको फिल किया है। तो अब हम क्यों इतना डिले कर रहे हैं? इंडिया भी जरा ज्यादा प्रेशर में है। अब फैजान, आपको क्या लग रहा है, अभी प्रेशर का दबाव उन पे भी ज्यादा है कि अब काफी हो गई है, अब ये वो बॉइलिंग पॉइंट है जिसके आगे हम पुश करेंगे तो हमारे लिए नुकसान होगा? क्या लग रहा है आपको फैजान? देखिए, वो भी अभी कोई ये कहे कि अपनी बात नहीं कर सकता ना। पहले तो ये था कि ठीक है, क्वालिफाइंग मैचेस है, ग्राउंड मैचेस है, वहां तक हद तक ठीक है। अगर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बात की कि ठीक है, अगर आप हमारे पास आके फाइनल नहीं खेलेंगे तो हम भी फाइनल अगर क्वालिफाई करते तो नहीं खेलेंगे। तो इस चीज पे जाके अब इंडिया, बीसीसीआई थोड़ा घबराया जरूर है, थोड़ा बैकफुट से जरूर आया है, सोचते पे मजबूर जरूर हुआ है कि किस तरह से हम इस चीज को हैंडल करें और इस चीज को किस तरह काउंटर करने की कोशिश करें। अब तक की जो बात हो रही थी कि फ्यूजन फार्मूला, पार्टनरशिप फार्मूला, हाइब्रिड मॉडल, व्हाटएवर जो हम नाम दे रहे थे उसको, उसमें तो यही बात हो रही थी ना कि ग्रुप के मैचेस अपने अपने न्यूट्रल वेन्यूज पे खेल लें। तो 2026 का जो वर्ल्ड कप है, या इनफैक्ट 2031 का भी जो वर्ल्ड कप है, जो जिसका इंडिया होस्ट है, उसके साथ उसके को होस्ट है 26 में श्रीलंका, उसके साथ को होस्ट है 31 में उसके साथ बांग्लादेश को होस्ट है। तो उसमें तो वो आराम से पाकिस्तान के साथ 2 नंबरी कर सकता था कि ठीक है, पाकिस्तान के मैचेस हमने तो ग्रुप के मैचेस हमने रख दिए को होस्ट में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में। लेकिन जब ये बात आई कि सेमीफाइनल फाइनल के लिए भी ट्रेवल नहीं करेंगे, तब जाके थोड़ा सा यहाँ पे तशवीश में मुब्तला जरूर हुआ। लेकिन देखिए, एक और चीज आप देखें, इंडिया की तरफ से बातें भी बड़ी घुमा फिरा के हो रही है। कोई क्लियर
बात इंडिया का भी कोई ऑफिशियल नहीं करा। उस दिन जब ये आईसीसी की मीटिंग थी जिस दिन, उस दिन इंडिया के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन की जो हफ्तावार ब्रीफिंग थी उसमें वो कह रहे हैं कि बीसीसीआई ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा, यानी बीसीसीआई ने कहा है कि टीम का सिक्योरिटी कंसर्न है, इसलिए अनलाइकली है पाकिस्तान का क्योर करना। तो भाई बीसीसीआई का पहली बात तो यह है कि कोई पब्लिक स्टेटमेंट मौजूद ही टूर के हवाले से कोई है नहीं। बीसीसीआई ने पब्लिक स्टेटमेंट आज तक नहीं दिया। बट शाम में राजेश शुक्ला जो कि एक इंडिया के पॉलिटिशियन भी है और बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट भी है, वो पब्लिक एक इंटरव्यू देते हैं, मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, जिसमें कहते हैं कि हमारी पीसीबी से बातचीत जारी है और हम तो वही करेंगे जो हमें हुकूमत कहेगी। हुकूमत कहती है कि बीसीसीआई ये बात कर रहा है, बीसीसीआई कहती है जो हमें हुकूमत कहेगी। तो वहां से भी एक क्लियर बात तो एक बार कहें कि अच्छा ठीक है यार, ये गवर्नमेंट का स्टैंड है, ये बीसीसीआई का स्टैंड है। बीसीसीआई गवर्नमेंट में डाल रहा है, गवर्नमेंट उनकी बीसीसीआई पे बात करी, तो वहां से भी क्लैरिटी नहीं। एकदम प्रॉब्ली ये किसी कंसर्न से ज्यादा अब ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है, ये एक पॉलिटिकल नहीं, और ये हमेशा से वाज़ेह थी वैसे थे, और वाज़ेह थी हमेशा से। ऑब्वियसली देयर इज नो अदर ऑब्जेक्शन if not from the government itself. सोहेल इमरान, अब जो सारे बाकी आईसीसी इवेंट्स अगर देखे जाएं जो इंडिया में होने हैं, जो कि 2024 से लेके 2031 तक है, जिसमें विमेंस ओडीआई है, T20 मेंस वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है 2029 में, 2031 में फिर वर्ल्ड कप, मतलब ये सारे देखें, ये सारे स्केड्यूल्ड हैं कि ये सारे किधर होने हैं, कब होने हैं। अब ये नहीं पता कि पाकिस्तान इंडिया वेयर दे स्टैंड, तो इनका क्या होगा फ्यूचर? यहाँ भी फिर जाके लड़ाइयाँ होंगी, मतलब लड़ाइयाँ इन द सेंस कि एक आर्गुमेंट होगी जी आप नहीं आए तो हम कैसे आए। वी आर देन गोइंग टू बी, तो हम 3 साल की बात कर रहे हैं, उसके बाद का प्लान भी है। मैं तो पूरा आगे का प्लान देख रही हूँ, ये तो बड़ा कंसर्निंग है। हुमा, जिस फार्मूला की बात की जा रही है कि ये 3 वर्ष तक के लिए लागू होना चाहिए और उसको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से लागू होना चाहिए, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 25, 26 और 27, आप देखें इन 3 सालों में सिर्फ 2 इवेंट्स बनते हैं। जो अभी मैंने देखा है उसमें सिर्फ 2 इवेंट्स बनते हैं, तो उसमें ही मुआहदा की में शामिल होगा कि जी वो उनके जो मैचेस होंगे वो भी पाकिस्तान इंडिया जाकर नहीं खेलेगा, वो भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। और वो मैचेस जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस इंडिया के दुबई में हो रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के मैचेस भी दुबई में होंगे। अब इसी मुआहदे को होस्ट एग्रीमेंट का हिस्सा बनाने के ऊपर कि ये एक डॉक्यूमेंटेड हो जाए, उसी के ऊपर डेडलॉक हुआ हुआ है। वो इंडिया उसके ऊपर लिख नहीं रहा और उसमें नाकुट मरहले के मैचेस भी शामिल हैं। अखलाकी तौर पर और रसूली तौर पर देखा जाए तो इंडिया, हालांकि वो पहले ही अखलाकियात और रसूलों के खिलाफ चल रहा है, लेकिन अगर इस मुआहदे के ऊपर बातचीत होना शुरू हुई थी आज से 2-3 दिन पहले, तो इसको अब तक निबट जाना चाहिए था। लेकिन अब उससे उनकी नीयत का पता चलता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज़ के ऊपर भी, और वो इस मामले को किसी न किसी तरीके से आगे बोर्ड मीटिंग में वोटिंग के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। और वोटिंग पर राशिद भाई भी इसको सेकंड करेंगे कि पाकिस्तान उसमें बहुत ज़्यादा वीक है। कोई भी ऐसा बोर्ड जिसमें अफगानिस्तान, इवन श्रीलंका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, ऐसे कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं है जो आपके साथ खड़ा होगा। ये एक रियलिटी है और उसको हमें तस्लीम करना पड़ेगा। तमाम बोर्ड्स जो है उनका फाइनेंशियल मॉडल, न सिर्फ आईसीसी का फाइनेंशियल मॉडल बल्कि जो दूसरे बोर्ड्स हैं उनका जो बायलैटरल सीरीज हैं इंडिया के साथ खेलकर वो अपनी अर्निंग करते हैं। अब अभी आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देख लें, कभी पाकिस्तान को वहां पर 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज नहीं मिली, कभी 2 मिलते हैं, कभी 3 मिलते हैं। अब इंडिया की टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए वहां पर 5 मैचेस खेल रही है और उसकी एडवर्टीजमेंट वहां पर आप देखें किस तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट बोर्ड है वो कमाने की कोशिश कर रहा है। राशिद भाई का इसके ऊपर खासा वसी तजर्बा भी है और वो पूरी एक एक चीज को जानते हैं। सारी चीजें फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर हैं। अगर वो इंडिया के साथ खेलकर अपने बोर्ड का सर्वाइवल करते हैं तो वो किस खाते में आकर, किस नियत के साथ, किस असूल के तहत आपका साथ देंगे। तो इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिश थी कि इसको वोटिंग के मरहले के ऊपर ना ले जाया जाए, फाहमो तफहीम के साथ हल किया जाए, लेकिन वो नहीं हो सका वीकेंड के ऊपर। अब बेशक आप इसको जी अब देखते हैं कि क्या ऑब्वियसली फैसला होगा, बट ये आप लोगों ने नियत और इंटेंट की बात की है, वेरी राइट, बिकॉज हम आगे सारे इवेंट्स देख रहे हैं जो कि 2031 तक जा रहे हैं। साथ दोस्ताना क्रिकेट में दोस्ताना ताल्लुकात रखने वाले ममालिक ने शायद इंटीमेट किया था ज़राए के मुताबिक कि आप वोटिंग में अगर जाएंगे तो हम आपका उस तरह से साथ ना दे सकें। वैसे फिर क्या दोस्ताना अगर आप साथ ही ना दे सकें? आई एम सॉरी, फिर तो मेरा सवाल इस पे भी उठता है। तो वही तो वजह बताइए फिर, और इंटीमेट भी कर दिया, इन्फॉर्म भी कर दिया। सोहेल इमरान ने हमें समझाया भी कि ये तो ऑस्ट्रेसाइज करने वाली बात होगी ना, हम वैसे आपके साथ नहीं है। सर्वाइवल की भी जंग है, मतलब वैसे हमारी दोस्ती है, लेकिन जहां आपको हमारी जरूरत होगी शायद हमारे वोट की, तो सॉरी वी आर नॉट विद यू, आई मीन एक्सक्यूज मी।
थैंक यू सोहेल इमरान, फैजान लखानी, राशिद लतीफ। हम ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मिलें। गुड मॉर्निंग। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद कॉल की नाकामी ने बज़ाहिर हुक्मरान जमात को एतमाद ज़रूर दिया है, मगर हुकूमत की सियासी मुश्किलात में वाज़े कमी होती नज़र नहीं आ रही। PTI पर पाबंदी या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के बारे में हुकूमत के अपने अंदर इख्तलाफात हैं। राना सनाउल्लाह समेत कई और रहनुमा भी इस इंतहाई कदम उठाने के खिलाफ हैं। हुकूमत को चाहते या ना चाहते हुए भी तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर ही हैंडल करना पड़ेगा, और करना भी ऐसे ही चाहिए बट दे डोंट। आपको पता है कि हर रोज को बैन करने की भी बातें हो रही होती हैं, तो इस किस्म की बातों के बीच में लिटरली उन्हें क्यों सेफ एग्जिट देना चाहते हैं बाय इम्पोजिंग गवर्नर राज इन खैबर पख्तूनख्वा? एक आवाम की भी मंशा होती है, वहाँ के लोगों की आवाज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मज़ीद अपने खिलाफ कुव्वतों को जमा ना करें, इसलिए जहाँ जो है जैसे है वैसे ही रहने दें। अच्छा, साथ आपको ये भी बताएं कि हुकूमत जिस इत्तेहादी जमात के सहारे खड़ी है वो भी कुछ अरसे से उखड़ी दिखाई देती है। आपको पता है, ये बहुत बार हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं। गवर्नर राज या सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के मामले पर भी उसका रवैया जो है वो बहुत मुहतात है। बिलावल भुट्टो जरदारी का क्या कहना है, ये देखें। हम देख रहे हैं और सुन रहे कि शायद हुकूमत ये सोच रही है कि वो सियासी जमातें जो सियासत के दायरे में ना नहीं रहे, वो सियासी जमातें जो ना जमहूरी हैं या सियासी किरदार अदा करने हैं, शायद हुकूमत के कुछ इस किस्म के वो फैसले या करने जा रहे हैं जिससे वो किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाएं या किसी सूबा में गवर्नर राज कायम करें। ऑफिशियली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत ने इन टॉपिक्स पे तो राब्ता नहीं की और तारीखी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ रहा है ये दो जो ऑप्शंस है हम पसंद तो नहीं करते, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर किसी भी कॉन्वर्सेशन में अपना राय सामने रखेगा और कोशिश ये करेंगे कि इत्तेफाक राय से फैसला किया जाए। इस्लामाबाद में PTI का धरना नाकाम रहने के बावजूद मुजाहिरीन की अमवात के मसले पर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को मुल्की और आलमी सतह पर बदस्तूर टफ टाइम दिया हुआ है। ऐसा लगता है कि हुकूमत दिफाई पोजीशन लेने पर मजबूर है। पीएमएस अस्पताल, पॉलीक्लिनिक अस्पताल दोनों की प्रेस रिलीज आ चुकी है इस पे, और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कि कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के फायर से नहीं मौत हुई, किसी के पास लाइव एम्यूनिशन नहीं था। अगर एम्यूनिशन था तो इन लोगों के पास था। आपके पास कोई एविडेंस मुझे बता दे, एक CCTV, कोई सेफ सिटी कैमरा, कोई वीडियो, कोई किसी किस्म का एविडेंस कि जी स्ट्रेट फायरिंग हुई है। स्ट्रेट फायरिंग तो तब होगी जब लाइव एम्यूनिशन होगा, जब लाइव एम्यूनिशन ही नहीं है तो फिर स्ट्रेट फायरिंग क्यों होगी? सियासी नाकामी को छुपाने के लिए लाशों की एक सियासत जो आपने शुरू की है, वो चाहे इंटरनेशनल मीडिया में आप जितने मर्जी आर्टिकल दिखवा लें, हम भी उसको एड्रेस करेंगे, हम खुल के सामने आएंगे, हम बताएंगे कि क्या किसी भी महज़ब माशरे में ये अलाउड है कि आप गन्स लेके और असला लेके जो है वो चढ़ाई कर दें किसी भी कैपिटल के ऊपर। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि वो प्रोपेगेंडा करने वालों के अफराद की शनाख्त के लिए जॉइंट टास्क फोर्स बना दी गई है जो कि 10 रुकनी है, और इसमें बहुत से इट विल बी हेडेड बाय PTA चेयरमैन। इसमें ISI, MI के नुमाइंदे वगैरह भी होंगे। सो IB, वज़ारत दाखिला, वज़ारत इत्तलात और 10 दिन में अपनी सिफारिशात पेश करेगी, मुरतब करेगी। तो ये गया, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। वैसे तो बेहतर यही है कि जो लोग आपको लगता है कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या झूठ, जो एक्चुअल फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, बजाय इसके कि सारा का सारा इंटरनेट बंद कर दिया जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तलाल साहब, अब फाइनल कॉल वाला मार्च ख़त्म होने के बाद तवक्को थी कि कुछ ठहराव आएगा, दोनों अतराफ से इल्ज़ामात का तबादला भी है, संगीन दावे भी हैं, संगीन नौयत के इल्ज़ामात भी हैं, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अब गवर्नर राज, पार्टी पर पाबंदी की बातें, ये बहुत ज़्यादा आगे जाने वाली बात नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी पाकिस्तान। देखिए, गुजारिश ये है, हमारी सियासी हुकूमत है और सियासी हुकूमत को एक गवर्नर राज जैसे फैसले करने का कोई शौक नहीं है, मजबूर किया जाता है इसके सोचने पे। जब कोरोना इमरजेंसी में कत्ले आम और हो रहा हो, वहां कोई वजीर मुशीर ना जाए और पूरी वजीर मशीर और वजीर आला मिलके वफाक पर चढ़ाई कर रहे हो, जब वहां पर दहशत गर्दी उस सूबे में अरूज पे हो, रोजाना सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग
अपनी शहादतें पेश कर रहे हों और इनकी पूरी हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल की बजाय अपनी सियासी और अपनी पार्टी की सियासत चमकाने पे लगी हो, तो उसके बाद ये सोचने पर हुकूमत मजबूर हो जाती है। और यकीनन ये आइन में दिया गया एक ऐसा इख्तियार है जो वफाकी हुकूमत किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकती है। वो मजबूर किया गया कि वो इन ऑप्शंस पे पार्टी पर पाबंदी हो या गवर्नर राज उस पर गौर करे। हम सियासी हुकूमत है, ऐसा कोई इकदाम नहीं लेना चाहते, बार बार इन्हें चांस दे रहे हैं ताकि ये अपना काम करें, जिस काम के लिए वोट मिला है वो काम करें। और मेरा ख्याल है कि इस वाला मामले को आखिरी वार्निंग समझना चाहिए जो गुजरा है, और इस पे भी अभी गहरी सोच विचार हो रही है कि ये आइंदा सुधरेंगे या फिर वो इख्तियार इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आइन में दिया गया है। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, आखिरी वार्निंग, क्योंकि आखिरी वार्निंग के बाद ऑब्वियसली एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन होता है कि क्या करना है। आप कह रहे हैं गवर्नर राजवाला तो शायद हम काफी हो चुका है ये हमारी सियासत में, कभी फाइनल कॉल, कभी आखिरी वार्निंग, कितनी बार हम लोगों ने सुना। थोड़ा सा तसल्ली रखने की सबको जरूरत है। तराज चौधरी साहब, हुकूमत ने ऐलान किया है कि इंतहाई मतलूब मुराद सईद जो है वो वजीर आला हाउस में है, तो इतनी पक्की खबर है, ऑब्वियसली एक अनाउंसमेंट हो रही है कि वो उधर ही हैं, तो मुराद सईद को जेल में होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मांग लें। देखिए, बुशरा बीबी के भी रण निकले हुए हैं, केपी के वजीर आला के भी अपने इसी तरह कई दफा वारंट और इश्तिहार निकले, और बहुत सारे और लोग। तो सिर्फ इस पेश नजर कि ये कोई ना कहे कि हमारी हुकूमत है और वफाक बिला वजह ऐसे काम कर रहा है, तो इससे बचने के लिए वफाक जानबूझ के ये अपना वो जो आइन का दिया गया इख्तियार इस्तेमाल करने की बजाय इन्हें वार्न करता है और इन्हें ये बताता है कि हुकूमत की अदारों की आंखें खुली हैं, वो देख रहे हैं, उन्हें पता है कि कौन कौन सा इश्तिहारी और कौन कौन सा फसादी कहां कहां छुपा हुआ है। और अगर केपीके की हुकूमत इन्हीं फसादियों और इश्तिहारियों को छुपाने के लिए इस्तेमाल होगी और सिक्योरिटी फोर्सेस और वहां के जो लोग हैं उनकी हिफाजत या अमन के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, और तो फिर आप बार बार कहते हैं कि वफाक क्यों सोचता है ऐसे गवर्नर राज या पार्टी पर पाबंदी का, तो यही वो वजूहात हैं जो मजबूर करती हैं। और ये वफाक ने एक दफा फिर बताया है कि अदारे जाग रहे हैं, देख रहे हैं, आप जो भी करेंगे हमारी नजर में। अच्छा दलाल साहब, गवर्नर राज और पार्टी पर पाबंदी पर तो आपकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी शायद अमल नहीं होने देंगे, उन्होंने साफ बता दिया है। अब बिलावल साहब ने मशवरा भी दिया है कि अब मुज़ाकरात कर लें, तो क्या हुकूमत ने मुज़ाकरात के दरवाजे मुकम्मल बंद कर दिए हैं या गुंजाइश है? देखिए, बिलावल साहब हमारे इत्तेहादी और उनके अलावा बाकी पार्टीज के, हमने तो 26वीं आईनी तरमीम पर जो इत्तेहादी नहीं भी थे तमाम अपोजिशन को एक टेबल पे बिठाया था जिसमें पीटीआई भी शामिल थी, और हम बातचीत हमेशा यकीन रखते हैं। लेकिन मुज़ाकरात को अगर कोई कमजोरी समझ बैठे, मुज़ाकरात को अगर कोई समझ बैठे एनआरओ, मुज़ाकरात को अगर समझ बैठे कि इससे कोई उनको कोई इनकलाब आ जाएगा या वफाकी हुकूमत या कोई क्या कहते हैं बाकी पार्टियों ने घुटने टेक दिए हैं पीटीआई के, तो मुज़ाकरात को कमजोरी या मुज़ाकरात को अपनी फतह समझने वालों को हम ऐसी बातचीत नहीं करेंगे और ऐसी मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे जो एनआरओ। बात हो सकती है दहशतगर्दी पे, इकोनॉमी पे और लोगों की सेहत और तालीम पे, बात इन चीजों पे हो सकती है। बात बहुत सारे इनकी जिम्मेदारियां हैं सूबे की जो इनको पूरी करने पे वफाक बात कर सकता है, लेकिन एनआरओ या मुज़ाकरात को कमजोरी समझने वालों को ये पता होना चाहिए कि बिल्कुल ऐसी कोई कमजोरी नहीं है। हम सिर्फ तमाम पार्टियों को, तमाम हुकूमतों को इसलिए साथ लेकर चलना चाहते हैं कि लोगों ने इन्हें वोट दिया है
और ये अपना काम करें। तलाल जो आपने सही पॉइंट आउट किया, बहुत सी चीज़ों पे बात होनी चाहिए, लेकिन व्हेन देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम ना, एक बहुत बड़ी बात हो तो उसको साइड ट्रैक नहीं किया जा सकता, उस पर बात पहले होनी पड़ती है और फिर बाकी चीज़ें कि वो सुबह किस तरह चलाएं एंड ऑल दैट कम्स लेटर। इस वक्त क्या लगता है आपको कि बातचीत होगी तो वो आपकी सुनेंगे? तो मुज़ाकरात ही होते हैं। इन एनी केस पीपल्स पार्टी ने सिर्फ तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, जैसे कि आप सुन ही रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को भी ठीक ठाक उन्होंने सुना दी है, तो सख्त नाराज लग रहे हैं आप लोगों से। तो क्यों उनकी बात नहीं सुनी जा रही और क्यों उनकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? देखिए, बिलावल साहब एक हमारे इत्तेहादी हैं और वो जब भी कोई बात करते हैं, वो 26वीं आईनी तरमीम में उनका रोल हो या नेशनल इश्यूज में कोई भी, हम उनकी बड़ी गौर से सुनते हैं और हम बिल्कुल जो बात भी ऐसी है जिसमें अमल किया जा सकता है वो बिल्कुल होगा। और आप ऐसा ना समझें कि वो कभी कोई निशानदेही करते हैं तो उसको आप तनकीद बना देते हैं, वो कभी कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें तो आपको लगता है कि ये इत्तेहाद जैसे खतरे में पड़ गया हो। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू या उनकी निशानदेही हमेशा इंपॉर्टेंट होती है और वफाकी हुकूमत या PMLN हमेशा उनकी जो ड्यू इज्जत है और जो उन पार्टी के साथ जिस तरह चलना चाहिए वो बिल्कुल उनको साथ लेकर चलते रहे हैं, चल रहे हैं और चलते रहेंगे। यानी सब ठीक है आप कह रहे हैं? ओके तलाल चौधरी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक ही लेनी पड़ेगी। अच्छा, जहां सर्दी आती है ना, एक सेकंड, दो बातें आपको पता है कि देखते ही देखते लास्ट मंथ ऑफ द ईयर भी आ गया। मतलब कि ये साल तो घोड़े पे सवार गुजरा है। मतलब 2 दिसंबर को हम बैठे आपसे हेलो हाय कर रहे हैं, ये साल गया किधर? नंबर 1। नंबर 2, सर्दी किधर है? सर्दी किधर गई? तो साल का पता नहीं लगा। इस दफा तो हम हर दफा ये एक बात करते हैं, लेकिन सर्दी भी नहीं आ रही हमारे यहाँ तो, लेकिन जहाँ आ रही है वहाँ मसाइल भी साथ ला रही है। अस्तोर के अंदर जा रही है सर्दी की लहर में दिसंबर के आगाज के साथ ही मजीद कई इलाकों में बर्फबारी हो गई है, 6 इंच तक बर्फ मौजूद है। इनके मसाइल भी बढ़ रहे हैं, खुराक, लकड़ी वगैरह के इश्यूज हैं। खान आफरीदी हमें बता रहे हैं फ्रॉम अस्तोर। गिलगित बल्तिस्तान का इंतहाई खूबसूरत तरीन और सर्द तरीन जिला अस्तोर में जारी सर्दी की लहर में मज़ीद इजाफा हो चुका है। यहाँ दिसंबर के आगाज़ के साथ ही खून को जमा देने वाली सर्दी जो है वो शुरू हो चुकी है। जबकि बालाई इलाकों की बात की जाए, हालिया बर्फबारी के बाद वहाँ पर भी जारी सर्दी की लहर में इजाफे के साथ साथ उनके मसाइल और मुश्किलात में भी इजाफा हो चुका है। कई बालाई इलाकों में इस वक्त 4 इंच से लेके 1 फीट तक बर्फ़ मौजूद है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों ने जो गर्म एशिया है, ख़ासकर जो खुराक 4 से 6 माह के लिए और लकड़ी है और जो जानवरों का जो चारा होता है वो भी जो है इकट्ठा करते हैं और साथ में उनके मसाइल में भी इजाफा होता है। जवाब मिल गया कि सर्दी कहाँ है? अस्तोर में। देख के ठंड लग रही है, अस्तोर में ही है। मुश्किलात भी, मसाइल भी बहुत सारे हैं। अभी एक अच्छा, लेट अस नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्लो डाउन ऑफ इंटरनेट, क्योंकि ये बड़ी ज़िंदगी जो है ना इसने ख़राब की हुई है। अब इंटरनेट के स्लो डाउन और VPN की बंदिश और मोबाइल डेटा के ना चलने की शिकायत, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी कर ले भाई, व्हाट्सएप, दीगर ऐप्स जो हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ तस्वीरें, वीडियोस, वॉइस नोट्स भेजना और वसूल करना, इट्स मिशन एंड हाफ। यू आर लकी अगर कोई चीज़ आपकी इधर उधर निकल जाए। और वाईफाई हो या मोबाइल डेटा सर्विस, किसी भी सूरत इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो आपको पता है ये मेंटल हेल्थ इशू बन गया है। ये मेंटल हेल्थ इशू बन चुका है, क्योंकि आप कितने ही लोग होते हैं। अब मेरी वालिदा यूजुअली ज्यादातर वो वॉइस नोट्स का इस्तेमाल करती हैं। मतलब कौन टाइप करेगा इतना? अगर आपके घर में कोई आपका स्टाफ हो, आपके दफ्तर में कोई हो, कोई ड्राइवर हो या कोई भी आपके साथ कोई काम करता हो, वो ज्यादातर नहीं लिख पाते तो वॉइस नोट्स का इस्तेमाल करते हैं। आपके घर बुजुर्ग ज्यादातर वॉइस नोट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये तो छोड़ दीजिए, मतलब
ये हम क्या तौजी दे रहे हैं कि कौन करता है कौन नहीं करता, ये इस पे भी हम तौजीहात देनी पड़ रही हैं। इतना आई एम सॉरी टू से, लेकिन गुस्सा चढ़ जाता है ना, कोई आके आपको कह रहा हो नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। फिर फ्रीलांसर्स, डिजिटल मार्केटिंग से वाबस्ता अफराद, ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले, मतलब हम वजीर आईटी का बयान सुन रहे थे, वो कह रही थी कि जी जहां ब्रॉडबैंड आ रहा है, भाई ब्रॉडबैंड मतलब हाँ सिस्टम नहीं है जो अपने लैपटॉप पे वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है, वाईफाई पे भी नहीं ये चीज़ें चल रही थी। हमारा मोबाइल फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड है ना हमारे दफ्तर में या हमारे घर में, तब भी मीडिया डाउनलोड या अपलोड नहीं हो रहा। सर्विस तो चले फाइन, हम कहेंगे कि ठीक है घर जाके यूज़ कर लेंगे, घर पहुंचो वाईफाई भी ऑन करो तो कुछ नहीं आ रहा होता। अब आईटी माहिरीन के मुताबिक सुस्त इंटरनेट से मुल्क की मईशत और जीडीपी पर मनफी असरात हो रहे हैं और होने भी हैं। पाकिस्तान का अमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा जो है वो 3 अरब रुपए यौमिया है और माहिरीन का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा जो है वो 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है और दूसरी तरफ हुकूमत इसे कोई मसला ही नहीं समझे। ये सबसे पेनफुल बात यह है कि जब पूरा मुल्क जो है वो सफ़र कर रहा हो और हुकूमत मान ही ना रही हो कि कुछ हो रहा है इस पे, और अपने जो आपको पता है तौजीहात देते हैं, दे डू नॉट मेक सेंस। वज़ीर मुमलिकत बराए आईटी शुजा फातिमा ने एतराफ़ किया कि कुछ मुश्किलात हैं लेकिन वो आर्जी हैं। वो समझती हैं कि एक्स पे पाबंदी भी इजहार राय पे पाबंदी नहीं है। वैसे शुजा फातिमा आपकी जॉब बड़ी मुश्किल है, आप पूरे साल से यही कह रही हैं, आर्जी वाला पार्ट साल गुजर गया इस चीज़ में। डेटा 100% चल रहा है, जहाँ पे ऑडियो में पिक्चर्स में अगर कोई इशू आ रहा है, मगर वो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। ये अगर ये टेम्परेरी इशू है, इसमें कोई इसलिए ये मतलब नहीं है कि जो है वो इकोनॉमी बंद करने की कोशिश की जा रही है या बिजनेस बंद करने की कोशिश की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का एक डायरेक्टिव है, उसकी मद में जो है वो एक्स बंद किया गया। ये जो बात की जाती है कि आज़ादी राय बंद करने के लिए बंद है, एक्स पाकिस्तान में टोटल 2% से भी कम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आज़ादी राय मकसद होता तो फेसबुक, टिकटॉक जो हमारी मेजॉरिटी आवाम इस्तेमाल करती है, और अगर ये मकसद ये होता तो फिर इनके ऊपर बंदिश आती। यूट्यूब के ऊपर जिसका जो दिल चाहता है बोलता है, फेसबुक के ऊपर जिसका जो दिल चाहता है बोलता है, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर मुकम्मल तौर पे आज़ादी राय है। नहीं मतलब फिर टिकटॉक इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होंगे 2%, ऑल्दो दैट्स वेरी डिबेटेबल, बट वो 2% ऑल्सो मैटर, 0.2% भी होना तो दे डू मैटर। बाकी पूरा मुल्क तो टिकटॉक तो यूज कर ही रहा है और आप तो सब लोग तो एक्स इस्तेमाल कर ही रहे हैं। आप लोग अपनी स्टेटमेंट कैसे एक्स पे दे सकते हैं और किसके लिए दे रहे हैं जब मुल्क तो इसको देख नहीं सकता? तो ये भी तो बात है, why is it on for you and not for us? किया था जियो न्यूज़ से, वो गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने कहा कि जब आई मुबारकबादें तो हमने सोचा कि वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना होना चाहिए, लेकिन वज़ीर आज़म को तो सिर्फ इस्तिस्ना नहीं है, आपकी पूरी हुकूमती मशीनरी को इस्तिस्ना है, आपके इदारों को, आपके हुकूमती डिपार्टमेंट्स को, आपके वज़रा को, आपकी काबीना को, आपके सूबों के वज़रा आला को, आपने खुद ही अपने आप को इस्तिस्ना दे दिया सबको मिलकर। आपने अपने आप को बाकी कौम से, यानी आप लोग एलीट हैं सारे, बाकी कौम दूसरी तरफ है, आपने वो डिवीजन लाइन खुद ही दे दी ये करके। पूरी मुल्क को देना क्यों भाई? व्हाई शुड समबडी बी स्पेशल? आपको पता है पीपल्स पार्टी भी इन पॉलिसियों से मुझसे नाखुश है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि हुकूमत को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करना पड़ेगी। हुकूमत का प्लान था कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है पाकिस्तान को, और उस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पाकिस्तान को बनाने के लिए जो एक अहम शोबा था जिस पर हुकूमत की भरपूर सपोर्ट होना था, वो आईटी सेक्टर। यहाँ भी हुकूमत की जो फायरवॉल और VPN का पॉलिसी है, जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान के अवाम ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और आगे जाके इम्कान ये है कि मजीद मुश्किलात का सामना करेंगे। हम एतराज करते हैं, एहतजाज करते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है हुकूमत वक्त से कि इस पॉलिसी पे नजरसानी करे। ये पाकिस्तान की अवाम का और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के नौजवानों का मुतालबा है। अच्छा, ये ज़रूर हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि इस वक्त ना दुनिया का एक दस्तूर है, दुनिया के हर ममालिक जो हैं वो IT और AI की तरक्की को अपना फ्यूचर करार दे रहे हैं, अपना मुस्तकबिल समझते हैं, मगर अफसोस है कि पाकिस्तान में महीनों नहीं, पूरा ऑलमोस्ट ये पूरा साल जो है वो इंटरनेट स्लो डाउन के मसले रहे हैं और हुकूमती मौक़िफ़ कुछ भी हो, लेकिन अगर हालात यही रहे तो IT इंडस्ट्री में इनकलाबी कामयाबियाँ जो है ना वो आप भूल जाएँ, वो नहीं होने वाली, और ना ही कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट होनी है इस इंडस्ट्री में। अच्छा, और दूसरा ये कि हम
हम जब बातें कर रहे होते हैं ना कि हमने फलाने आईटी पार्क का इफ्तिताह कर दिया और ये होने जा रहा है और वो होने जा रहा है, झूले लगा लें उस पार्क में। हाँ। क्योंकि इंटरनेट तो नहीं चलने वाला उधर, या अगर नहीं जब भी चलने वाला है, यू नो देयर शुड बी अ क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड आंसर टू द क्वेश्चंस। पाकिस्तान में इंटरनेट मुहैया करने वाली कंपनियों की तंजीम वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह शहजाद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, आपसे पहले भी बात होती रही है, वैसे तो अब ये मसला कई माह से चल रहा है, लेकिन हद ही हो गई गुज़श्ता एक दो रोज़ से तो, और आज भी वही सूरत हाल है। मतलब अजियत ज़िच हो गए लोग, जहनी कोफ्त में तो एक तरफ है, मेंटल हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो गए हैं। हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत कुछ और कह रही है, हमें कुछ बता नहीं रही है। कुछ आप तक पहुंचाया गया कि हाँ जी ये इशू है, इस टाइम तक ठीक हो जाएगा? अच्छा, इंटरनेट का जो मसला ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप जैसे कि लास्ट एक दो दिन से देख रहे हैं कि इंटरनेट जो काफ़ी प्रॉब्लम में चल रहा है, जब से ये मार्च वगैरह के मामला चल रहे थे, लेकिन मार्च ख़त्म होने के बावजूद भी इंटरनेट जो उसी तरह से चल रहा है। दूसरी तरफ जो हमारी मिनिस्टर साहिब हैं वो कह रही हैं कि सब कुछ 100% होके चल रहा है। मुझे ये ऐसा लगता है कि जो हमारा मिनिस्टर साहिबा का VPN है ना, वो अच्छे तरीके से कनेक्टेड है और उनके ऊपर सारी ऐप्स चल रही हैं। मेरे पास इस वक्त ये मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है, ठीक है। इस मोबाइल में अगर मैं अभी भी टिकटॉक को ऑन करूँ ना, तो ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे टिकटॉक नहीं चलेगा। इसी तरह लोगों की ये कंप्लेंट्स हैं कि जो इंस्टाग्राम है और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो भी जो है वो नहीं चल रही। अब ये मेरा वाईफाई कनेक्टेड है और इसको अगर आप देखें तो ये इस तरह से मुझे कह रहा है कि जी ये मामला जो है इसके समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये चीज़ें जो ये चल रही हैं, अब मुझे पता नहीं ये क्या वजह है कि गवर्नमेंट हमारी इस चीज़ को क्यों मानना नहीं चाह रही। हालांकि इसको मान लें तो मेरे ख्याल है इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन ये चीज़ें वाकई दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इसका कोई वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से देखने में नहीं आ रहा, और आवाम हमारी जो है वो कदरे थोड़ी डिसहार्ड भी हो गई है और अब वो उस लेवल पे कंप्लेन कर रहे हैं कि जी अब इसका क्या हाल है हमारे पास। तो ISPs के पास तो मेरे ख्याल अभी फ़िलहाल कोई हल नहीं है। अच्छा, हुकूमत की जानिब से VPN वाले इशू पर भी बात की गई है, लेकिन बात ज़्यादा समझ नहीं आई क्योंकि ऑब्वियसली उनको खुद नहीं समझ होती वो क्या आके बताएं। तो लगता ये है कि आम सारिफ के लिए कुछ ही एप्लीकेशंस हैं जो बची हैं इस्तेमाल के लिए, मिनिस्टर साहिबा और दीगर हुकाम के लिए सब दस्तयाब है, उनका सब कुछ चल रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं वो? अच्छा, दूसरा जो VPN के इशू के हवाले से गवर्नमेंट में बात चल रही थी, वो आपके भी नॉलेज में आया होगा कि हम लोगों ने भी और स्पेशली PTA वगैरह ने भी रिक्वेस्ट की है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कि आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो अब क्योंकि आसान हो गया और लोग थोड़ा थोड़ा उसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, तो उसको थोड़ी सी डेट एक्सटेंड कर दी जाए। VPN ज़ाहिर है कुछ जो हमारे ऑनलाइन काम करने वाले हैं या जो रिसोर्सेज एक्सेस करते हैं लोग, उनको ज़रूरत पड़ता है। दूसरी चीज़, जैसे कि अभी आजकल इंटरनेट नहीं चल रहा, आप अगर सादे मतलब वाईफाई के ऊपर आप उसको यूज़ करेंगे तो वो नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप उसको चलाना चाहेंगे तो VPN चलाना पड़ेगा। तो VPN लगा के जब आप चलाएंगे तो चीज़ें जो है वो चल जाती हैं। अब वो उस वजह से VPN के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है। अब अगर गवर्नमेंट उसका मसला हल कर देती है तो VPN के इजाफा जो हुआ है वो कम होने के भी चांसेस हैं। लेकिन अब शायद हो सकता है गवर्नमेंट देखना चाहती हो कि किन किन लोगों ने रजिस्टर करवा लिया और किन किन लोगों ने नहीं रजिस्टर करवाया। तो शायद इस स्लो इंटरनेट के पीछे इस चीज़ का भी जो है वो हाथ हो। तो लेट्स सी, अब कुछ एक दो वीक्स में कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आने के चांसेस हैं। एब्सोल्यूट हैं। अब VPN हो या फायरवॉल हो या कोई भी मसला हो, एक कंज्यूमर के लिए, एक यूज़र के लिए, एंड यूज़र के लिए, मेरे जैसे आम आदमी के लिए, अगर इंटरनेट सर्विस देने वालों के पास कोई हल है तो आप बता दीजिए कि हम क्या करें। मतलब VPN भी बाज चलते हैं, बाज नहीं चलते हैं, VPN भी सारे नहीं इवन पेड भी हों तो भी नहीं चलते हैं, या जब तक हुकूमत की मर्ज़ी है हम उसी रहमो करम पे हैं कि वो चाहेंगे तो चल जाएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगा। इज़ दैट सो? अच्छा, जो मसाइल हैं लोगों के, उनका डेफिनेटली हर बंदे को, आपको, मुझे, हमारे कस्टमर्स को, आम इंटरनेट यूज़र्स को उसका हल चाहिए, जो कि हमें होता हुआ अभी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, उसकी वजह शायद ये है कि जो चीज़ें जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही, चाहे वो अगर फायरवॉल के इश्यूज़ हैं या VPN के इश्यूज़ हैं। खैर VPN तो अभी कुछ ना कुछ चल रहे हैं लोगों के, लेकिन जो स्पीड स्लो और इस तरह के इश्यूज़ हैं ये इसमें मसले हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और शायद अभी आवाम के सब्र का इम्तहान मज़ीद लिया जाए। तो अब देखना ये है कि ये कितना अर्से तक जो है ये चीज़ें चलती हैं।
अब प्रॉब्लम ये है कि ISPs के पास करंटली इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने आप तक वो चीज़ एक जगह से लेकर आगे आप तक पहुंचानी होती है। तो अगर हमें वो प्रॉपरली वहाँ से जहाँ से हमने लेनी है वहाँ से ही नहीं मिलेगी, तो हम किस तरीके से आप तक जो है एग्जैक्ट वो चीज़ पहुँचाएंगे। देखने की वाली ये चीज़ें हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ ISPs के ऊपर जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं जैसे टिकटॉक है या इंस्टाग्राम है वो ठीक चल रही हैं, तो वो मेरा ये कहना है कि वो ऑलरेडी जो आपकी कैश्ड ट्रैफिक है वो सही चल रही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों की यही कंप्लेन है कि ये कुछ पिछले लास्ट 2-3 दिनों से स्पेशली ये जो टिकटॉक और ये सारी एप्लीकेशंस हैं ये प्रॉपर्ली नहीं चल रही। इवन मैंने एक ट्रांजैक्शन करनी थी कुछ ऑनलाइन पेमेंट के लिए, तो मेरी बैंकिंग एप्लीकेशन में भी काफ़ी इश्यूज आ रहे थे। कुछ बैंकिंग एप्लीकेशंस में भी इश्यूज हैं। शहजाद थैंक यू। मतलब बात ये है कि पता नहीं, अब इसको हम बहुत बुरी बात होगी ये कहना, लेकिन मैं कह देती हूँ कि ऑलमोस्ट एक तसल्ली हो जाती है कि किसी का भी नहीं चल रहा, क्योंकि लग रहा होता है बस आप ही का नहीं चल रहा। तो ये तो मतलब अच्छा किसी का नहीं चल रहा, जाहिर है आप कहते हैं कि जी नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ठीक है, आप आके बताएं। आप कहते हैं जी हमें एक फायरवॉल लगानी है और उसके बाद हमारा सिस्टम सब नॉर्मल हो जाएगा। आप आके क्लियर तो करें, मतलब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इस बारे में एक्सपर्ट्स को 2-4 साथ बिठाएं कि जी हम ये तजर्बा करने वाले हैं, इतने दिन के लिए एक ग्लिच आएगा, उसके बाद चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी और कभी नहीं होगा, और इससे जो मकसद हम हासिल करना चाहते हैं टू मॉनिटर और व्हाटएवर वो हम हासिल कर लेंगे। जो बात कर रहे हैं ना, मुझे एक डेजा वू हो रहा है, पूरा साल हम यही बात करते रहे कि आए हमें बताएं। अच्छा हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, इनसे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, शतर बेमहार, ये सारी चीजें तो सब मानते हैं। ज़रमीन ज़हरा नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं। ज़रमीन बताएं कि क्या मौक़िफ़ है PTA का, IT मिनिस्ट्री का, मतलब क्या कहते हैं वो कि ये मामला ठीक भी होना या नहीं है, या मान ही नहीं रहे कि कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल देखिए इसी तरह से है कि ये बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है कि कैसे, जिस तरह कल मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि हमारा तो इंटरनेट जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर देखा जाए वाईफाई पर भी, तो वाईफाई पर भी इस्लामाबाद में इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो उनके पास पता नहीं कौन सा ऐसा इंटरनेट है जो कि सही चल रहा है। हालांकि मोबाइल डाटा पर भी इंटरनेट नहीं चल रहा था। उसके अलावा व्हाट्सएप पर तो प्रॉब्लम थी ही थी कि डाउनलोडिंग अपलोडिंग, उसके अलावा इंस्टाग्राम भी काफ़ी ज़्यादा डाउन था। जबकि PTA से इस पर रब्ता करने की कोशिश की गई तो PTA का भी इस पर कोई मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं रहा। जबकि कल VPN के हवाले से वज़ीर मुमलिकत जो शिजा फातिमा है, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने बताया कि VPN का जो है हम रजिस्ट्रेशन मजीद आसान कर रहे हैं, और इसी तरीके से जब तक ये मामला जो है वो इसी तरीके से चलता रहेगा, मामला जू का तू रहेगा। यानी इनका मतलब ये था कि रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी रहेगी और VPN फिलहाल जो है वो बंद नहीं किया जा रहा। लेकिन कल ये भी देखा गया था कि VPN भी पाकिस्तान में जो थे वो काम नहीं कर रहे थे। इसी तरह से इंटरनेट का मसला जो है अब ये मामूल ही बनता चला जा रहा है। फ्रीलांसर्स हों, घरेलू काम करने वाले अफराद हों या फिर स्टूडेंट्स हो, सबको ही यहाँ पर दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मेरी कल कुछ फ्रीलांसर से बात हुई थी इस सिलसिले में। उन्होंने बताया कि उनका काम इतना डिले हो रहा है कि वो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अब हो सकता है कि क्लाइंट्स उनसे वो काम ले ही लें। सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो लोग हो रहे हैं जो रियल टाइम में अपना काम करके देते हैं, जैसे कि कॉल सेंटर्स वगैरह हो गई बैरून ममालिक के लिए, वो सबसे ज़्यादा। क्योंकि कल परसों लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्क के दीगर हिस्सों में बहुत शदीद मुश्किलात थी। कराची में कुछ बेहतर था, फिर यहाँ भी वही हाल हो गया। अब आज भी सूरत हाल, आप जब सुबह नए दिन का आगाज़ हुआ है तो वैसी ही है या कुछ बेहतरी आई है? देखिए मोबाइल डाटा पे आज सूरत हाल वैसी ही है, लेकिन वाईफाई पे कुछ बेहतरी आई है। वाईफाई पे वीडियो डाउनलोड जो है वो आज हो रही है। कल भी इसी तरह से था, वक्तन फ़वक्तन वाईफाई पर इंटरनेट कुछ काम करता था, लेकिन बार बार जो था मोबाइल डाटा पर इसी तरीके से बार बार सर्विस जो थी चलती थी और बंद हो जाती थी। जैसे कि अभी आपने बात कही कि अगर किसी तरीके का इन्होंने ट्रायल करना था, फायरवॉल लगानी थी, जैसे कि मिनिस्टर साहिबा का कहना है कि फायरवॉल नहीं है, साइबर की सिक्योरिटी के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अगर वही इन्होंने करना है तो उससे पहले हमें अपडेट कर दिया जाए ताकि सार्फिन को ये बता सकें कि अगले हफ्ते ये काम होने वाला है और इंटरनेट में स्लो हो सकता है इंटरनेट, या हमें दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। जो अपनी डेडलाइन देके बैठे हुए इन दिनों की, वो एक्सटेंड कर लें, अपना पहले काम निपटा लें। मतलब ये जो अंधेरे में रखना होता है ना, ये असल में जुर्म है, ये जुर्म है। मतलब हुकूमत की तरफ से इतनी डेडलाइनें मिल चुकी हैं कि आई डोंट नो कि आपको मानेगा भी कौन। अगर हम कह दें जी कि ट्यूसडे की इवनिंग तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को चीजें देनी है, उनकी कमिटमेंट्स खराब होती हैं। यूनिवर्सिटी वाले भी लिहाज करेंगे, बाकी क्लाइंट को भी इस हिसाब से वो मैनेज कर लेंगे कि भाई हम या तो इस तारीख से पहले दे देंगे, हमारे यहाँ कुछ ग्लिच आने वाला है, या इस तारीख के बाद देंगे। ज़रमीन थैंक यू ज़रमीन। There's really nothing much to talk about। नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। और ये एक दिन फायरवॉल होती है, एक दिन सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, परसों धरना हो गया, तरसों कुछ
स्टॉप एंड प्लीज़ डू समथिंग। मतलब पूरा मुल्क इन धरनों और हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन चंद अनासर की वजह से आप पूरे मुल्क को बंद कर लें, लेकिन खुद चलाते रहें। इस बात पे मुझे ज़्यादा तकलीफ है कि आप लोग सारे चिल में हैं कि हर कोई ट्वीट भी कर रहा है, चल भी रहा है, और ऑब्वियसली जब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट्स रॉन्ग, आपका इंटरनेट कितनी, हमारा तो चल रहा है। भाई ऑब्वियसली आपका तो चल ही रहा है, बट दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन इन इटसेल्फ। आपका क्यों चल रहा है? You then be the अवाम। अगर अवाम सफर करिए तो आप भी सफर करें। And yet there are people जो कि झूठ के पुलंदे बांध रहे हैं सोशल मीडिया, वो भी चल रहा है, आप वो नहीं भी रोक चल रहा पाए। है, उनका भी पता है, लेकिन वो चल रहा है। हाँ, अच्छा चलें आगे चलते हैं, हमने काफ़ी बोल लिया इस बात पे। अब एक और बात, इमरान खान साहब के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत से अजीब व गरीब और बेमंतक किस्म की अफवाहों और बातों का बाजार गर्म है। कोई उनकी जहनी और जिस्मानी सेहत के बारे में कयास आराइयाँ कर रहा है, कोई उनकी अडियाला जेल से कहीं और मुंतकली की बेसरोपा और फजूल किस्म के दावे कर रहा है। ऐसे मन घड़त और गलत दावे ज़्यादातर वो लोग कर रहे हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, खुद दे आर नॉट इन पाकिस्तान। एंड आल्सो बिकॉज उनका इंटरनेट चल रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ बैठे तो शायद ये काम जिनका बानी पीटीआई से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है, वो हकीकी ज़मीनी हक़ाइक़ से भी दूर हैं। इनमें से बहुत से पीटीआई के हमायती यूट्यूबर्स हैं, चलें उनकी तो रोज़ी रोटी है, उनका तो डॉलर ही इससे आता है। मगर अफसोसनाक बात यह है कि इस किस्म की अफवाह साजी में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ज़िम्मेदार ओहदों पर फाइज हैं। वैसे अफसोस क्यों हो रहा है इस बात पर? मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने ऐसी अफवाहों को सियासी मुखालफीन के खाते में डाल दिया। ओके, नहीं, उन्हीं की ज़बानी सुने उन्होंने क्या कहा है। जो लोग लाशें गिराकर इल्ज़ाम हम लाशों वालों पर लगा रहे हैं, जिनकी लाशें गिरी हैं उन पर वायलेंस का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो ये भी कर सकते हैं कि वो फेक मीडिया अकाउंट्स बनाकर उस पर हमारे ही खिलाफ शकूक व शुबात फैलाएं और प्रोपेगेंडा करें। जहां तक कासिम सूरी के अकाउंट का ताल्लुक है, इस खबर की तरदीद सेक्रेटरी इत्तलाआत, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाआत तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने कर दी थी ऑफिशियली कि ये गलत है, खान साहब के बारे में ऐसी कोई बात सही नहीं है। मैंने खुद चेक करा था, जेल हुकाम ने मुझे खुद बताया कि यहाँ मौजूद हैं, और मेरे ख्याल में वो इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है, उनको वहाँ से कोई उठा नहीं सकता, वो अदालत की कस्टडी में। आप बड़ी अहम बात बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जेल हुकाम ने आपको बताया कि वो कस्टडी में ही इमरान खान। मैंने पता करा है अपने जराये से, और मुझे पता चला कि वो वहीं पे हैं, जेल में ही है, कहीं पे लेके। देखें अभी इतने बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि उनको उठा के जो है वो GHQ ले जाया गया। अगर कासिम सूरी ने भी ये बात की है तो गलत की है। अच्छा, वैसे बैरिस्टर साहब अगर अक्लमंद होते हैं ना, मतलब जो इस वक्त बरसर इख्तदार हैं और जिनकी आप अपोजिशन कर रहे हैं कि वो एक्स पे फेक अकाउंट्स बना के सारा कुछ करेंगे, तो इतनी स्पेस ही ना मिलती है उन सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो आपको मिली हुई है, सो वो शायद ये नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कैपेसिटी की भी बात होती है ना हर किसी की। और 2-4 बन भी गए होंगे, फाइन मान गए, मतलब कितना वो उन्होंने क्या रौला डाल देना है, क्योंकि डेफिनेटली पीटीआई के सफों में जरा देखें और अपने गिरबान में झांके के ये शुरू से होता आ रहा है आपकी सफों में। शब्बीर डार हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथी हैं जो कि कवर करते हैं इन मामलात को। बहुत शुक्रिया शब्बीर साहब, आपने हमें अपडेट्स हमेशा ही देते हैं, हम पहुंचाई हैं, और अभी भी हम आपसे पूछेंगे कि इमरान खान से मुतालिक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की, बड़ी कंसर्निंग प्राइमरीली खबरें आ रही थी। हुकूमत इनकी वजाहत कर रही है, हम आपसे भी ज़रा कन्फर्मेशन चाहते हैं कि बानी पीटीआई कहाँ हैं, ठीक हैं, अपनी रूटीन के मुताबिक चल रही है उनकी ज़िंदगी। जी, पहली बात यह है कि इमरान खान इस वक्त अडियाला जेल में ही हैं और अपने सेल में मौजूद हैं। इस बात की तस्दीक न सिर्फ जेल इंतज़ामिया कर रही है, बल्कि हमारे भी जो सोर्सेज हैं अडियाला जेल में, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है। जहाँ तक आपने पूछा है कि उनकी सेहत कैसी है, क्या वो ठीक हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। इमरान खान का रोज़ाना की बुनियाद पर तिबी मुआयना होता है। जो जेल अस्पताल का अमला है या जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं वो उनको मुसलसल उनका चेकअप करते हैं, और उनका जो ब्लड प्रेशर है या जो उनका शुगर लेवल है वो नॉर्मल है। वो आजकल रावलपिंडी पुलिस की तहवील में है, क्योंकि 28 सितंबर के एहतजाज से मुतल्लिक इमरान खान पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उस मुकदमे में वो 2 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर हैं, और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने उनका जिस्मानी रिमांड 2 मरतबा मंजूर किया था। और इस वक्त जो उनका सेल है वो थाना न्यू टाउन रावलपिंडी की पुलिस की तहवील में। लिहाजा इमरान खान से मुलाकात या उनसे किसी किस्म की जो है मीटिंग है वो रावलपिंडी पुलिस का इख्तियार है। अच्छा, ये मुल्क वाला भी हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि अफवाहें इसलिए जन्म लेती हैं कि किसी को खान साहब से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है, उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो खान साहब से मुलाकात का दिन क्या होता है, और आखिरी बार किसी की मुलाकात हुई थी उनसे
किसकी हुई थी? देखें, इमरान खान से मुलाकातों का जो प्रोसीजर है, इसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकाम दिए थे बहुत पहले, और उन अहकाम की रोशनी में इमरान खान के वकला और जेल अथॉरिटीज़ के माबैन एक SOP, एक एग्रीमेंट तय पाया था। और उस एग्रीमेंट के तहत हफ्ते में 2 मुलाकातें होती हैं इमरान खान से, एक मंगल को और एक जुमेरात को। उसमें उनकी फैमिलीज़ भी मिलती हैं, उनके वकला भी मिलते हैं और उनके पार्टी रहनुमा भी मिलते हैं। लेकिन चूँकि 26 नवंबर के अब तक कोई मुलाकात नहीं हुई, लिहाजा ये जो खदशात हैं और ये जो अफवाहें हैं या जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं PTI क़यादत की जानिब से जिसका इज़हार किया गया था, ज़ाहिर है ये तो एक इन खदशात का इज़हार किया गया है। लेकिन कल से या परसों से अडियाला जेल में इमरान खान के जो केसेस हैं उनका ट्रायल भी शुरू होगा, समातें भी होंगी, तो हमारी भी मुलाकात होगी और उसके बाद इमरान खान भी इन अफवाहों और इन खबरों से मुतल्लिक़ वज़ाहत करेंगे और सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी जब सर्टनली आप लोगों की एज इन रिपोर्टर्स की मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका शबीर। ब्रेक के बाद मिलें। अच्छा जी, सिंस अ वीक और सो लाहौर में आपको पता है सूरज में निकल रहा है, जो 2015 तक AQI पहुंचा हुआ था और पार्टिकुलेट मैटर ने बुरा हशर किया हुआ था, वो सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फिर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर आज भी सर फहरिस्त है, डिस्पाइट द इम्प्रूवमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। लाहौर पहले नंबर पे है, कराची का तीसरा नंबर है, दूसरे पे दिल्ली है। सो सारे वो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो थोड़े से लोअर हो गए हैं। जो भी मेजर्स लिए गए हैं दे हैव परहैप्स वर्कड एज वेल। और फिर विंड डायरेक्शन की भी बड़ी बातें हो रही हैं। कहने का मतलब ये सब कुछ के बावजूद अभी भी हम नंबर 1 पे हैं। Yes, so if we compare ourselves to the rest of the cities and the countries. अच्छा जी, कराची में सड़कों पर दंदनाते और ट्रैफिक कवानीन की धज्जियाँ उड़ाते डंपर्स, वाटर टैंकर्स, बड़ा खौफ आता है वैसे इनसे। फिर ट्रक शहरियों में मौत बांट रहे हैं। हफ्ते को सुपर हाईवे जमाली पुल के नज़दीक तेज़ रफ्तार डंपर ने अब्दुल्ला कॉलेज के प्रोफेसर तारिक सलाहुद्दीन और उनकी अहलिया नादिया खान को कुचल दिया, जिससे दोनों इंतकाल कर गए। 4 दिन पहले नागन चुरंगी के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार बाप और बेटी को जिंदा रौंद डाला, जिससे बेटी की टांग टूट गई जबकि वालिद भी ज़ख्मी हुए। डंपर के ज़रिए शहरियों की हलाकत या ज़ख्मी होने का ये कोई पहला वाक़या तो है नहीं। और अमीर जमात इस्लामी कराची मनम ज़फ़र का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस अपना फ़र्ज़ अदा करने के बजाय दीगर कामों में लगी हुई है, तभी ऐसे हादसात हो रहे हैं। अच्छा हाँ, सुन लें। ये ट्रैफिक पुलिस वाले जगह जगह खड़े होकर नौजवानों को जो बाइकों पर जा रहे होते हैं बिलखुसूस सुबह के वक्त में तंग करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और इनका सारी तवज्जो इसी काम पर मरकूज है। अच्छा, फिर आपने ये शक्लें देखी हैं ना इन डंपरों की? ये वाटर टैंकर डंपर जो होते हैं ना, ये आपके इर्द गिर्द से जब गुजर रहे होते हैं तो आप लिटरली हर चीज़ छोड़ के बस दुआ मांगा करें, क्योंकि इनकी तो हालत ही ये बता रही होती है कि बस आपके ऊपर ना गिर जाएं। हाँ, ये तो अल्लाह के सहारे पे ये चल रहे हैं और कुछ नहीं हो सकता। बरसों से इनकी कोई एक गाड़ियों की जो क्वालिटी होती है, एक चेकिंग होती है, नथिंग लाइक। खैर वो वाला तो निज़ाम ही हम पे नहीं है, मेंटेनेंस का तो कोई इन्होंने अल्फाज भी नहीं सुने हुए कोई इस मेंटेनेंस टाइप के। तो बहुत ही बुरे हालात हैं। DIG ट्रैफिक कराची, बैकलाइट भी नहीं होती है टाइम्स पर। अहमद नवाज चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि कुछ किया जा रहा है सिलसिले में। चीमा साहब, अब सुपर हाईवे पर जो हादसा हुआ है वो अपनी नौयत का पहला तो है नहीं। डंपर्स, टैंकर्स, ट्रेलर्स वगैरह अक्सर मोटरसाइकिल वालों को खुसूसन कुचलते हैं और कभी गाड़ियों वालों को, और इन पर जो कंटेनर्स रखे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, ये भी होता है। सो क्या इसको मामूल मान लिया जाए या कुछ कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल इसको मामूल नहीं माना जा सकता, ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं और बिल्कुल देखा गया है कि हैवी ट्रैफिक और मोटरसाइकिल के काफ़ी हादसा रूनुमा हो रहे हैं। और ये जो हादसा अभी सुपर हाईवे पे हुआ, ये मोटरवे पुलिस की जुरिस्डिक्शन है। कराची के अंदर 2 हाईवेज हैं जो कि शहर के वक्त पे गुजरते हैं और उनके साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा आबादियाँ हैं और वहाँ से चढ़ने वाली उसके ऊपर मोटरसाइकिलें अक्सर जो है वो हादसा का बाइस बनती हैं। और ये जो सुपर हाईवे है ये भी जो है मोटरवे की जुरिस्डिक्शन में आती है और इसके साथ साथ जो नॉर्दर्न बाईपास है हमारा, जहाँ पे अक्सर वाकयात होते हैं एक्सीडेंट के, वो भी मोटरवे की जुरिस्डिक्शन में आती है। ताहम
जो ट्रैफिक पुलिस है वो इस सिलसिले में मुसलसल अपनी कार्रवाइयाँ करती है और जो अनफिट कंटेनर्स या हैवी ट्रैफिक होती है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है और इसके साथ साथ मोटरसाइकिल वालों को एहतियाती तदाबीर के बारे में मुख्तलिफ औकात में आगाही की मुहिम भी की जाती है और उनको रोक कर भी एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। अच्छा चीमा साहब, ये भी बताएं कि शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले के हमें पता है कि फ़िक्स टाइमिंग्स हैं, लेकिन ये हर जगह ही नज़र आता है और हर वक्त ये डंपर और इस किस्म की चीज़ें जो नज़र आ रही होती हैं, टाइम का कोई नहीं सोचा। तो क्या डंपर्स और टैंकर्स वगैरह को कोई खसूसी रियायत मिली हुई है कि ये यू कैन सी देम एनी टाइम? जी, जो हैवी ट्रैफिक के औकात मखसूस हैं उनकी पाबंदी बिल्कुल करवाई जाती है। ताहम मैं आपके तवज्जुह से ये वजाहत देना चाहता हूँ कि पूरे कराची शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक के दाखिले की पाबंदी नहीं है। ये मखसूस इलाके हैं कि जहाँ पे ये पाबंदी है और बहुत सारा एरिया जो है वो हैवी ट्रैफिक के लिए 2400 घंटे जो है वहाँ पे इजाज़त है। मिसाल के तौर पे जो पोर्ट की तरफ गाड़ियाँ आती हैं वो 2400 घंटे जा सकती हैं और उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल जोन है हमारे कोरंगी के, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के, वहाँ पे भी हैवी ट्रैफिक की जो है वो आमदोरफ्त के ऊपर दिन के औकात में पाबंदी नहीं है। ताहम जो रियायत हासिल है वो एसेंशियल जो गुड्स सप्लाई की व्हीकल्स हैं, हैवी व्हीकल, उनके लिए रियायत है और उनके ऊपर ये इस पाबंदी का इतलाक नहीं होता। इसमें सबसे ज्यादा जो शुमार होता है वो वाटर टैंकर्स का होता है और जो फूड सप्लाईज की गाड़ियां होती हैं और उसके अलावा जो हॉस्पिटल सप्लाईज की गाड़ियां हैं, फिर जो सॉलिड वेस्ट जो उठाती हैं गाड़ियां वो भी इस पाबंदी से मुबर्रा हैं। अच्छा, यानी बेसिकली आपको पता है ना कि सारी चीजें लिस्ट करा दी, किसी भी टाइम पे कुछ भी हो जाए। डीआईजी साहब, ये सारा निज़ाम ज़ाहिर कंट्रोल करना ट्रैफिक पुलिस का काम है, लेकिन लोग शिकायत करते हैं और हमने भी ऑब्जर्व किया है जगह जगह ये ग्रुप्स की सूरत में खड़े हुए हैं। अब कभी ऐसा लगता है कि कोई चालान का टारगेट है, फिर बाज़ लोगों का ये कहना है कि वो चालान नहीं दे पाते तो कुछ ले दे के काम हो जाता है। अब ट्रैफिक की रवानी को कंट्रोल करने या उस पर तवज्जो कम नज़र आती है और ग्रुप्स की सूरत में लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते ज़्यादा लोग नज़र आते हैं। ये शिकायत आप तक भी पहुँची? किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई आज तक? जी, इसमें कुछ इम्प्रेशन मैं ये सही करना चाहूँगा कि जो टोलियां बना के वो कार्रवाई करने की बात की जाती है, तो गुजारिश ये है कि जहाँ पे भी ट्रैफिक पुलिस ने अपनी कानून की इन्फोर्समेंट करनी होती है तो वहाँ एक अफसर से जायद जो है मुलाजमीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक खाली मुलाजिम के होने से जो गाड़ी वाले हैं वो अमूमन रुकते नहीं हैं, या वो अगर उसको रोके तो बाकी जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासर होती है। तो जहाँ कहीं अनाउंस्ड जो है वो गजेटेड ऑफिसर की निगरानी में चेकिंग के लिए जो मुख्तलिफ हमारी मुहिम चल रही होती हैं, जैसे कि टिंटेड ग्लासेस है, फैंसी नंबर प्लेट है, या जो हूटर वगैरह का इस्तेमाल है, उसके सिलसिले में इस तरह की नाकाबंदियां की जाती हैं और उनकी मुसलसल निगरानी भी की जाती है। फिर इसके अलावा जितनी भी हमारी टिकटिंग होती है उसको बाकायदा रिकॉर्ड किया जाता है। जहाँ कहीं ऐसी शिकायत मौसूल होती हैं कि जहाँ कोई इलीगल एक्टिविटी में मुलाजमीन इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और ट्रैफिक पुलिस में बहुत सारे अफसरान और मुलाजमान के खिलाफ जो इंतहाई एक्शन है डिपार्टमेंटल वो लिया गया है। अच्छा, हैवी ट्रैफिक की टाइमिंग्स पे हम आपको ज़रा वापस लेकर चलेंगे, क्योंकि ये सब मसाइल जो हैं ये आपके सामने हैं। पूछना हम आपसे चाहते हैं कि इनका हल क्या है? क्या कराची की ट्रैफिक ठीक होने, टैंकर्स डंपर जो हैं ये कंट्रोल होने का कोई चांस, कोई इम्कान नज़र आ रहा है? बिकॉज दे आर क्लियरली नॉट इन कंट्रोल। देखें, कराची एक मेगा सिटी है और पोर्ट सिटी है, फिर ये इकोनॉमिक हब है। यहाँ के मसाइल जो है वो दीगर शहरों के मुकाबले में बिल्कुल अलग हैं और यहाँ के चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा अलग हैं। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा मुंसलिक है हैवी ट्रैफिक के साथ और इसके लिए गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत सारी इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत है। हमारे पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डेडिकेटेड रूट्स की कमी है कि जिसके ऊपर हैवी ट्रैफिक चल सके। फिर हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स क्योंकि और पोर्ट भी शहर के वस्त में वाक़ है और इंडस्ट्रियल जोन्स भी जो हैं वो शहर में वाक़ हैं। इस सिलसिले में जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मशावरत के साथ मुख्तलिफ इक़दाम लिए जा रहे हैं और इस सिलसिले में हमें उम्मीद है
कि हम जल्द ही कोई जो है वो हिकमत अमली अपनी तब्दील करके कुछ पाबंदियां इसमें मजीद सख्त करें। बहुत शुक्रिया। चलें हम इंतज़ार करेंगे। अहमद नवाज साहब DIG ट्रैफिक कराची हमारे साथ थे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, ख़वातीन पर मुज़ालिम बिलाशुबा एक आलमी मसला तो डेफिनेटली है और जिसकी निशानदही अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट में हो रही है। यूनाइटेड नेशंस ने अपनी रिपोर्ट में ख़वातीन के लिए उनके घर को ही सबसे ख़तरनाक जगह करार दे दिया है और रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में ख़वातीन के कत्ल की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा देखने में आया है। साल 2023 में कोई आपको बताएं कि 85,000 ख़वातीन को मर्दों ने दानिस्ता तौर पर कत्ल किया। ये फिगर ज़रा आप नोटिस करें, जिनमें से 60% ख़वातीन अपने साथी या ख़ानदान के किसी फ़र्द के हाथों मारी गई हैं। तकरीबन 51,000 ख़वातीन आपको बता दें कि इनका कत्ल सामने आया है। 100 ख़वातीन की मौत का ज़िम्मेदार एक करीबी साथी या ख़ानदान का कोई कारकुन। 51,100 जी ये फिगर है, 51,100 जो कि हमारे पास नंबर्स हैं, सो वील स्टेट देम फ्रॉम हियर। और ये होशरुबा डेटा का जायज़ा लिया जाए तो हर रोज़ तकरीबन 140 ख़वातीन कत्ल होती हैं, जिसका मतलब है कि हर 10 मिनट में एक औरत को कत्ल किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि हर जगह ख़वातीन और लड़कियाँ सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद की इस इंतहाई शक्ल से मुतासर हो रही हैं और कोई इलाका भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साथियों और ख़ानदान के हाथों सबसे ज़्यादा ख़वातीन अफ्रीका में कत्ल हुई हैं, जिनकी तादाद है यहाँ पर 21,700 जी 21,700। उसके बाद अमेरिका और ओशनियंस का नंबर आता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फिजी वगैरह शामिल हैं। यूरोप और अमेरिका में भी घरेलू तशद्दुद में कत्ल की जाने वाली ज़्यादा ख़वातीन का तनासब जो है वो कोई 64% और 58% है और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल डेफिनेटली है। पाकिस्तान को भी बीच में ले आते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में भी सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान के हवाले से डेटा शेयर किया गया था, जिसके मुताबिक मुल्क में सालाना 1,000 ख़वातीन को नाम नहाद गैरत के नाम पर, जिसको ऑनर किलिंग कहा जाता है, विच वी डू नॉट अप्रूव ऑफ दिस टर्म एट ऑल, तो कत्ल कर दिया जाता है। और ये हमने भी आपसे शेयर किया था जब ये रिपोर्ट सामने आई थी, मंजर आम पे आई थी। वी डिस्कस दिस इन डिटेल, जबकि स्टेटिस्टिक्स ऑफ विमेन पाकिस्तान के एक सर्वे में बताया गया है कि 15 से 49 साल की उम्र की शादीशुदा ख़वातीन में से 23% को जिस्मानी तशद्दुद, 26% को तौहीन आमेज़ रवैया बर्ताव और 5% को शौहर के हाथों जिनसी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। ये सर्टनली एक लम्हा फ़िक्रिया है कि निजी और घरेलू ज़िंदगी में जहाँ ख़वातीन को सबसे ज़्यादा महफूज होना चाहिए, वहीं उन्हें जानलेवा तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। ये स्टैट्स जो बताए हैं ना आप, इसमें एक बात समझ लें कि हर 10 मिनट में एक खातून को कत्ल किया जा रहा है, एक फ़ीमेल को कत्ल किया जा रहा है, वॉट एवर एज ग्रुप इट माइट बी, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमने तो आपको तोड़ तोड़ के सारे स्टैट्स बताए हैं। ये हम सैकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम हज़ारों की बात कर रहे हैं। साल 2023 की हमने जो आपसे रिपोर्ट शेयर की कि साल 2023 में 85,000 ख़वातीन को मर्दों ने दानिस्ता तौर पर कत्ल किया। एंड आउट ऑफ दीज 85,000, 51,100 were killed by their partners or any of their family members. And you know, ये इतनी चिलिंग ये रिपोर्ट है कि इससे आप इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं कि हमें ये पता है कि कोई ना कोई लड़की जो है, खातून जो है, वो तशद्दुद का सामना कर रही होगी। मतलब ये इतना रैम्पेंट जिसको कहते हैं कि every 10 minutes something is happening. Every 10 minutes something नहीं, every 10 minutes a murder is happening in the world. And so as we speak, हर 10 मिनट बाद कोई औरत कत्ल हो रही है किसी के हाथों। वो आपके घर वाले करें या बाहर करें, और ज़्यादातर घर वालों का ही इधर इशारा भी है, इट इज़ स्टिल अ मर्डर whoever does it। तो इसमें ऑनर को नाम देना, बहुत से मुल्क हैं, बहुत सी सोसाइटीज़ हैं, कल्चर्स हैं जो इसको थोड़ा सा शुगर कोट करने की, हाउ कैन यू शुगर कोट, किसी को भी कत्ल कर देना, उसको शुगर कोट नहीं किया जा सकता। तो आप उसको ऑनर डाल दें, कुछ भी डाल दें, कत्ल है। सो तरक्की याफ्ता ममालिक हों, तरक्की पजीर हों, कहीं भी आप देख लें, सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अफ्रीका की बात की हमने, ओशनियन कंट्रीज़ की बात की, अमरीका बर आज़म की बात की, सब जगह से होशरुबा और चौंका देने वाले और खौफनाक हौलनाक
ही हमारे सामने और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आते हैं को आप रिफ्यूट नहीं कर सकते। ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस की ये रिपोर्ट है, बड़ी एक्सटेंसिवली रिसर्च्ड ये रिपोर्ट है। और छोड़ दें अगर रिपोर्ट को भी दूसरी साइड पे सिर्फ अपने ही मुल्क को देख लेना तो इतने शॉकिंग स्टैट्स नहीं लगते, बिकॉज हमें पता है कि क्या हो रहा है। अच्छा भाई, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में बारिश बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया है। सयाहती मकामात अड़ंग खेल पर बर्फीली चादर सी बिछ गई है। मतलब पहले आपको पता है ना, हम कह रहे थे कि सर्दी किधर चली गई, लेकिन फिर हम ही आपको जवाब दे रहे हैं एग्जैक्टली कहाँ सर्दी है। हमारे साथ ही दोस्त हैं हमारे ख्वाजा फयाज साहब, वो पहुंच गए दिखाने के लिए हमें भी और आपको भी। लेट्स वॉच। नीलम जी, वादी नीलम में 2 रोज से इतनी तेज की हल्की बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िले हेडक्वार्टर 8 मुकाम में, जहाँ आसमान पर गहरे बादल छाए हुए, दर्जा हरारत मुख्तलिफ इंजमात से नीचे यख बस्ता हवाएं चल रही है। बर्फबारी और ठंडे मौसम के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सियाहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। शराय नीलम समेत राब्ता सड़कें आमदरफ्त के लिए बहाल है। सियाती मकामात अड़ंग केल, ग्रेस वैली और जमेला बर्फ से ढके हुए हैं। दिलफरेब नज़ारों को सियाह खूब इंजॉय करते हैं। सियाती मकामात शारदा केल शराय नीलम की पुख्तगी और खुशादी की वजह से बलाई इलाकों में रसाई आसान हो गई है। ग्रेस और शोंट और सुगन वैलीज बर्फबारी के लिए आलमी शोहरत की अमल है। वादी नीलम समेत बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला मंगल रात तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जिले इंतजामी की तरफ से शहरों और शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत जारी की जा रही है। जी क्या खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छा लगा। अब्दुल रज़ाक की भी सालगिरह है और हमारे प्रोड्यूसर हैं इरफान इसहाक, उनकी भी सालगिरह है। तो सबको जिनकी भी सालगिरह है सबको हैप्पी बर्थडे। वी आर गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह। बाय।